नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या ये नया साल 2025 देश की विपक्षी पार्टियों के लिए वाकई अच्छा नहीं है? और अगर थोड़ा तल्ख बात रखूं आपके सामने तो क्या बीजेपी गुजरात लॉबी इस साल कई विपक्षी पार्टियों को खत्म कर देगी, चैप्टर क्लोज कर देगी? मसलन जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी का हाल देखा, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हाल देखा, या उड़ीसा में जिस तरह से बीजेडी, नवीन पटनायक की बीजेडी को बर्फ में लगा दिया गया, सुला दिया गया एक तरह से, और बीजेपी ने पूरे उड़ीसा को हड़प लिया। या फिर अगर मैं बात करूं इन साहब की, सुखबीर बादल अकाली दल के कभी सब कुछ थे, मालिक मुख्तार थे, आज कुछ नहीं। तो क्या कई पार्टियों में बीजेपी के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, बीजेपी के टारगेट पर है? और अगर मैं इस साल की बात करूं तो टॉप टारगेट पर जेडीयू, जी नीतीश कुमार जी की पार्टी है। इस साल आखिर में चुनाव है और हो सकता है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में जेडीयू का वही हाल हो जो उड़ीसा में बीजू जनता दल का हुआ। और यहां एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि 2026 यानी अगला साल आते आते जब बिहार में चुनाव होगा, बहुत ही क्रूशल इलेक्शन होगा, तब निशाने पर, टारगेट पर ममता बनर्जी भी होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी चीफ है टीएमसी के, ये जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बनर्जी, और दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है बीजेपी ने। ताज्जुब मत करिएगा अगर ममता बनर्जी की पार्टी भी स्प्लिट कर दी जाए 26 आते आते। तो दोस्तों, क्या वाकई देश की कई विपक्षी पार्टियों पर खतरा मंडरा रहा है? और कुछ समय पहले जो जेपी नड्डा, बीजेपी के चीफ, बीजेपी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने जो भविष्यवाणी की थी कि इस देश में रीजनल पार्टी एक थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, इनका अस्तित्व ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये जो बात उन्होंने कही थी, क्या इस बात में वाकई सच्चाई थी? क्या ये वाकई एक संयोग था या प्रयोग था जो कुछ जेपी नड्डा ने कहा? कौन सी पार्टी है? आरजेडी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, फुल स्टॉप। आप बंगाल आइए, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, किसकी पार्टी है? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और उनका भतीजा मतलब भाईपो अभिषेक बनर्जी। अब दोस्तों, नड्डा साहब जो कुछ कह रहे हैं वो संयोग है, प्रयोग है, मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप फैसला करिए। लेकिन एक बात ज़रूर मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर देश की मेजर रीजनल पार्टीज़ का अगर यही हाल रहा, ईडी से डरती रहीं, जेल जाने से डरती रहीं, छुपती रहीं, कंप्रोमाइज़ करती रहीं, समझौता करती रहीं, तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है। वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब बीजेपी ही एक पार्टी होगी जो सामने देखेगी। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये कहीं वन पार्टी और वन लीडर में ना तब्दील हो जाए। अब दोस्तों, बहुत से राजनीतिक शास्त्रियों का ये मानना है कि मोदी जी भले ही अपने लिए रास्ता साफ कर रहे हो, लेकिन इस रास्ते पर, इस हाईवे पर कांग्रेस भी आ सकती है, कांग्रेस की गाड़ी भी रफ्तार पकड़ सकती है। जी हाँ, कांग्रेस के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये रीजनल पार्टीज़ को खतरा है, वहाँ वहाँ कांग्रेस के पदचिन्ह हैं, फुटप्रिंट्स हैं। मिसाल के तौर पर उड़ीसा, जहाँ बीजेडी खत्म हो गई, नवीन पटनायक के आप कह सकते हैं उम्र दराज होते होते, वहाँ स्पेस है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के स्पेस है। और उड़ीसा कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। स्पेस तो बंगाल में है। अगर बंगाल में कांग्रेस ने समर्थन ना किया होता ममता बनर्जी का, मिलकर चुनाव नहीं लड़ा होता, तो हो सकता है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ना बनती। तो कांग्रेस की ज़मीन बिहार में भी है, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ गेन कर सकती है, और भी राज्यों में। सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी, जो अपनी पार्टी को 52-53 से 99 तक ले गए, दुगनी स्ट्रेंथ कर दी, क्या आज की तारीख में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और एक चैलेंजर बनकर मोदी के सामने खड़े होते हैं? जिस रास्ते को साफ कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, उस रास्ते पर क्या राहुल गांधी की भी गाड़ी आ सकती है? ऐसा हो सकता है। इट्स अ फाइनल एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी, आखिरी मौका है, गोल्डन चांस है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को भी सोचना होगा और आगे वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा, एलेबोरेट करूँगा। दोस्तों, सच्चाई ये है कि
दक्षिण भारत में स्थिति थोड़ी सी अलग है। अगर आप तमिलनाडु देखें तो डीएमके वहाँ पर आज भी मजबूत है और बीजेपी के लिए नो एंट्री का बोर्ड है एक तरह से। आंध्र प्रदेश बगल में, अगर आंध्र प्रदेश देखें तो जगन मोहन रेड्डी का सूर्य जब अस्त हुआ तो एक नया सूर्य या पुराना सूर्य फिर से उदय हुआ नायडू बाबू का। वहाँ भी बीजेपी को ग्राउंड गेन नहीं हुई, बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन दोनों ही स्टेट्स में कांग्रेस एक प्रबल दावेदार है। कम से कम आंध्र प्रदेश में वो इमर्ज कर सकती है और तमिलनाडु में डीएमके का ऑलरेडी उसको साथ मिला है। कर्नाटक में भी कांग्रेस मजबूत है, सरकार है। केरल में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है कांग्रेस, आगे पीछे कभी भी। सवाल इस बात का है कि दक्षिण में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत को बढ़ाया है, लेकिन क्या कांग्रेस बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो बेल्ट है पूरब की, ईस्टर्न इंडिया की, यहाँ पर अपने फुटप्रिंट्स को, अपनी ज़मीन, खोई हुई ज़मीन को वापस लाना चाहेगी? अगर आप उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र आप कह सकते हैं रीजनल पार्टी हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो भी कांग्रेस का साथ लेके। पहली बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, योगी के उत्तर प्रदेश में धूल चटाई है इस लोकसभा चुनाव में। और हो सकता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भी अखिलेश डटकर मुकाबला करें। बिहार में तेजस्वी की स्थिति कमज़ोर हुई है, जेडीयू भी कमज़ोर है और वहाँ भी एक स्पेस है कहीं ना कहीं। जेडीयू का फ्यूचर नहीं नीतीश के बाद, और तेजस्वी जिस तरह से धीमी गति से बैटिंग कर रहे हैं, उनके भी भविष्य पे सवालिया निशान है। सवाल है कि कांग्रेस क्या तेजस्वी को आगे बढ़ाती है, गठबंधन को मजबूत करती है, यूपीए को मजबूत करती है बिहार में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। इट्स अ डू और डाई बैटल फॉर कांग्रेस इन 2025। अब दो और नेताओं की मैं बात करना चाहता हूं, एक हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी। हेमंत सोरेन का इसलिए क्योंकि वाकई जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जेल जाने के बाद जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, और जेल से लौटकर जिस तरह से झारखंड में उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी है, एक बहुत बड़ा कद बना लिया अपना हेमंत सोरेन ने। तो हेमंत सोरेन एक अपवाद के तौर पर उभर कर सामने आए, अगर जहाँ तक रीजनल पार्टी का सवाल है। ममता बनर्जी को अभी भी चुनौती नहीं मिल रही। हो सकता है कि हिंदी भाषी भाजपा के लिए बंगाल की ज़मीन पर काबिज़ होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी स्प्लिट होती, अभिषेक और ममता बनर्जी को जिस तरह से लड़ाया जा रहा है और जिस तरह से ईडी वहाँ खेल रही है बंगाल में, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल द बिग क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो यही है कि क्या रीजनल पार्टीज़ के लिए खासकर 2025 एक चैलेंजिंग ईयर है, एक चुनौतीपूर्ण साल है, करो या मरो की स्थिति है। आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया। हेमंत अत्री एक लंबे समय से कांग्रेस को देख रहे हैं और लंबे समय से रीजनल पार्टीज़ को भी कवर करते हैं। आज मैंने उनको बुलाया और बहुत सीधे सवाल पूछे, क्या वाकई 2025 में कई रीजनल पार्टीज़ के चैप्टर क्लोज हो जाएंगे, चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे, या फिर वो ताकत लगाकर एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हेमंत सोरेन ने अपने आप को जगाया है? इस तरह का कोई चमत्कार हो सकता है एनसीपी के साथ या शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, या वाकई जो नड्डा साहब ने कहा था नो फ्यूचर फॉर रीजनल पार्टीज़, ऐसा होने जा रहा है? हेमंत अत्री साहब से बहुत कुछ इस पर बातचीत हुई है और उमाकांत जी से भी मैंने बहुत से सवाल किए, खासकर बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर, यूपी को भी लेकर। हाउ सेफ इज़ अखिलेश यादव, ये भी मैंने उनसे पूछा है। चलते हैं, सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। अत्री जी, आपको क्या लगता है कि जो नड्डा साहब ने कहा, भाजपा के चीफ ने जो कहा कुछ समय पहले कि रीजनल पार्टीज का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसी भविष्य को खत्म करने की लकीर मोदी जी खींचते जा रहे हैं? शुरुआत महाराष्ट्र से है और ये इसका अंत जो है कहीं ना कहीं जाके बंगाल और बिहार में होगा। देयर विल बी नो रीजनल पार्टीज। दीपक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और खास तौर पर जो नड्डा साहब ने कहा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो अप्रत्याशित हो। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक एजेंडा रहा है कि दो पार्टी सिस्टम होना चाहिए अगर उनके मूल में आप जाएंगे तो, और ये कोशिश वो लगातार करते रहे। और नड्डा साहब कोई ऐसा इमेच्योर आदमी नहीं है कि वो बिना कोई बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट कही। उन्होंने बाकायदा बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कही, और केवल कहने से नहीं, आप केवल कहना मत जाइए, एक्शन पे देखिए क्या है। एक्शन की स्थिति में जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, वो हर पार्टी या तो निपट चुकी है या निपटने की प्रक्रिया में है। पहले ये अपना बना के निपटाते हैं, फिर विरोधी बना के निपटाते हैं। जो क्षेत्रीय दल है उनकी दोनों तरफ से शामत है। आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने शुरुआत अगर पश्चिम से की है तो चलो महाराष्ट्र चलते हैं पहले।
महाराष्ट्र के अंदर देखिए क्या हुआ है इस बार, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना था, क्योंकि शरद पवार अपने आप को चाणक्य कहते थे जी। उनका एक झटके में उपचार दोनों का कर दिया, उद्धव ठाकरे का भी और इनका भी। वो क्यों कर दिया कि वो क्षेत्रीय शत्रप जब तक वो नहीं निपटेंगे तब तक। अरे साहब एक मिनट मैं आपको टोकना चाह रहा हूं। आप कह रहे हो कि एनसीपी को निपटा दिया, आप कह रहे हो शिवसेना को निपटा दिया, एकदम गलत बोल रहे हैं साहब। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दो पार्टी का नया नामकरण है एक तरह। दीपक जी, अरे साहब अजीत पवार 50 से ज्यादा विधायक लेके आए। दीपक जी, अत्री साहब अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हो कि पार्टी खत्म हो गई। दीपक जी केवल 4-4.5 साल इंतजार करिए, वो नेता नहीं है, वो डिप्टी सीएम नहीं है, वो भाजपा के लिए अगले बलि के बकरे हैं दोनों। टेक इट फ्रॉम मी, नोट कर बकरे हैं, नेता नहीं है। बलि 5 साल बाद वो बलि के बकरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो पहले भी नहीं है। बलि का बकरा बता रहे हैं, पहले भी नहीं है और एक मिनट मैं आ रहा हूं। लकेड़ा साहब बलि का बकरा, एकनाथ शिंदे बलि का बकरा, अजीत पवार बलि का बकरा, गेम इज ओवर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाँ या ना में बोलिए, फिर मैं आगे सुनता हूं और आपके पास आऊंगा। बलि का बकरा तो है ही, बहुत तरीके से, बड़े सलीके से, बड़े प्लान करके आप पहले उसको चारा देते हैं, उसको लालच देते हैं, उनको कुर्सी का लालच देते हैं, दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का लालच देते हैं, फिर उनकी पॉलिटिकल डेथ, राजनीतिक हत्या, टोटल आइसोलेशन करके उनको जी, तो राजनीतिक बलि देने की तैयारी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम का तरीका। जी चलिए, पॉइंट वेल टेकन मिस्टर अत्री, आई एम सॉरी। आपने कहा कि एनसीपी और जो है शिवसेना का चैप्टर क्लोज, आगे बताइए। देखिए ये ना तो पहले है और ना आखिरी है, मैं ये बता रहा हूं आपको। आप अब गिनते चलिए बहुत ब्रीफ में, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं आपका। आपको ध्यान है जम्मू कश्मीर में एक महबूबा मुफ्ती होती थी, उन्होंने एक बार बीजेपी का समर्थन ले लिया था। वो समर्थन दिया क्यों था और वो समर्थन वापस क्यों लिया था, समझ जाइए आज महबूबा मुफ्ती का क्या हाल है। फिर इनके जो सबसे पुराने सहयोगी होते थे, इनके दो ही सबसे पुराने सहयोगी थे, एक आप जिक्र कर चुके हैं शिवसेना, और दूसरे एक और बचे हुए, उनका नाम है श्रोमणी अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कुछ नहीं था, जो कुछ भी कभी भी रहा वो उनके कंधे पे था। उनका क्या हाल कि आज सुखबीर बादल का कोई नाम लेवा नहीं बचा पंजाब के अंदर। आगे चल पड़िए, कोई बात नहीं। एक और बहुत पुराना नेचुरल अलाई है उनका, इंडियन नेशनल लोकदल। आज हरियाणा में देख लीजिए हालत क्या है। फिर उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के 2 पार्ट करवाए, दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया। आपकी बात पे आ रहा हूं जिसपे आप प्रतिरोध कर रहे थे, वो भी डिप्टी सीएम ही थे, और उनका क्या हाल किया आपने कभी सोचा नहीं होगा। आमतौर पर एलाइज मुख्य पार्टी को छोड़ते हैं, ये पहला अवसर था जब भारतीय जनता पार्टी ने एलआई को दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया। और आज हालत ये है, जो पार्टी का जो मुखिया है दुष्यंत चौटाला, उसकी खुद की और सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी अगर 2 को छोड़ दे तो। आप हरियाणा में साफ हो गया, नाम लेवा नहीं बचा। छोड़ दीजिए इसको, मायावती जी का हाल देख लीजिए। मायावती जी इनके साथ जिस तरीके का जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, हर बार उनकी मदद करती हैं, किन कारणों से करती हैं वो भी आपको पता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं। साउथ में चल पड़िए, जगन मोहन रेड्डी है। उसके बाद पटनायक साहब का उड़ीसा में क्या हाल किया है, बेचारे हर बात पे बिना मांगे सहयोग दिया करते, देख लीजिए आज कहां है। जगन मोहन रेड्डी देख लीजिए, और सारी छोड़िए, जयललिता, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट अलाइज। जैसे ही जयललिता का निधन हुआ, उनकी पार्टी का क्या शुरू हुआ। ये किसी को नहीं बख्शेंगे साहब, दिमाग से निकाल दीजिए आप। और सीधी बात, अभी एक और बहुत बड़ा गेम होने वाला है, बहुत ब्रीफ में इशारा कर रहा हूं। शरद पवार भी इनके पास जाएंगे बहुत जल्दी, और वो भी निपटेंगे परमानेंटली। उनकी पार्टी का तो काम कर ही चुके हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे। नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबडी, जस्ट एनीबडी। अगर अखिलेश बचे हुए हैं, अगर लालू बचे हुए हैं, तो उसके कारण है, समझ लीजिए उसको भी। चूंकि वो दोनों कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान करते हैं वहां पर मुस्लिम वोटों के कारण, इसलिए उनको फिलहाल के लिए छोड़ रखा है। और आपने बिल्कुल सही कहा इंट्रोडक्शन में, ममता बनर्जी इज ऑल्सो इन फायरिंग लाइन। ममता बनर्जी के साथ भी वही कष्ट है जो शरद पवार और अजीत पवार के साथ कष्ट था। अभिषेक बनर्जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सब तरह के केसेस हैं। एक इशारा आएगा, परसों बगावत कर देंगे, बाकी खेल बीजेपी अपने आप कर लेगी। ओके ओके ओके, तो सब कुछ इन पाइपलाइन है। जो पूरी किताब खोल दी। एक मिनट दीपक जी, एक लाइन, जो इनके साथ रहेगा वो भी निपटेगा, जो विरोध करेगा वो तो निपटेगा। क्षेत्रीय दल कोई नहीं बचने वाला, इनकी बात। जो साथ रहेगा, इनके साथ रहेगा,
उसका भी गला दबेगा और जो विरोध करेगा उसका भी गला दबेगा। यानी कुल मिलाकर एजेंडा बहुत क्लियर है कि देयर इज नो फ्यूचर ऑफ रीजनल पार्टी, जो लग रहा है अत्री साहब की बातों से। नंबर सब मुझे एक चीज कायम है। बताइए, मैं समझ रहा हूँ लखेड़ा साहब, जी इन्होंने तो खैर महाराष्ट्र बता दिया, फिर जम्मू कश्मीर चले गए, फिर हरियाणा का पूरा जो है इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या ममता बनर्जी, उनके पास प्रचंड बहुमत है और कई बरसों से वो राज कर रही हैं, आज की तारीख में निर्विवाद रूप से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर है, अगर आप इसको यकीन करते हैं तो। क्या ममता बनर्जी इतनी पावरफुल चीफ मिनिस्टर, वो टीएमसी जिसमें बीजेपी के विधायक और नेता वापस चले गए, टीएमसी में वापस चले गए, जो टीएमसी से तोड़े गए थे, क्या जी टीएमसी भी टूट सकती है? लखेड़ा साहब, क्या टीएमसी भी टूट सकती है? मिस्टर शाह कैन देख ब्रेक दे, टीएमसी ऑल्सो। देखिए टीएमसी टूटेगी अपने बोझ से। उसका कारण क्या है? अपने बोझ से टूटेगी, इसलिए टूटेगी कि उसको उस पर जो उसका जो कैडर है उसमें बड़े पैमाने पर एक तो कांग्रेस के वर्कर उसके साथ है, दूसरा बड़े पैमाने पर लेफ्ट के वर्कर भारतीय भाजपा का विरोध करने के नाम पर उसके छतरी के नीचे आ गए, क्योंकि लेफ्ट ने 35 साल तक राज किया, सत्ता चलेगी तो लेफ्ट के जितने भी स्लीपर सेल थे, जितने भी थे, वो ममता बनर्जी के आसपास आके इकट्ठे हो गए। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आधा काम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। एक तो वहां लेफ्ट मूवमेंट को खत्म किया, वामपंथी जो पार्टियां थी, 3-4 बड़ी वामपंथी पार्टियां थी, एक छत्र राज था उनका, उनको खत्म किया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का काम आसान किया ममता बनर्जी ने, कांग्रेस को लगभग लगभग खत्म करके बंगाल में। तो ये पहले अब पहले जो, क्योंकि ये दोनों ठीक है, चुनौतियां थी बीजेपी के लिए, तो बीजेपी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजेपी कांग्रेस से बंगाल में या लेफ्ट पार्टी से खास तौर पर सीधी तौर पर नहीं लड़ रही थी। तो बीजेपी ने क्या किया कि एक रास्ता दिया, एक कॉरिडोर दिया कि ममता बनर्जी को ये हैंडल दिया है कि वो कम्युनिस्टों को खत्म करे और कांग्रेस को खत्म करे। अब जो है बीजेपी का जो अगला एजेंडा क्या है, धीरे धीरे करके ममता बनर्जी की गर्दन करना। और शिकंजा ओहो, शिकंजा 1.5-2 साल से कस रहा है। अब उनके आधे से ज्यादा नेताओं पर ईडी सीबीआई के रेड है, कहीं तो अभी जेल, एक तो नेता जेल में बंद है, और बुआ भतीजे में भी नहीं बन रही। नहीं, वो उसमें भी घुसपैठ हो चुकी है दीपक जी। भतीजे को बता दिया गया है कि भतीजा तो बड़ा आराम तलब आदमी है, उसको तो सत्ता जो है कसरी में मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुम यहाँ आराम धर्मशाला में पड़े रहो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम आराम से काम करते रहो, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ममता बनर्जी जैसे ही अस्त होंगी बंगाल की पॉलिटिक्स से, तो ये तो गाजर मूली की तरह अभिषेक उनके लिए कुछ भी जी, नहीं है, उनको निकल जाएंगी। तो ऐसे अभी एक छोटा सा है हरियाणा और महाराष्ट्र, जो नड्डा का आप बात जिक्र कर रहे थे, हरियाणा महाराष्ट्र के दो एक एक लाइन का बता रहा हूं कि हरियाणा में 6 पार्टियां खड़ी करवा दी कांग्रेस का वोट कटवाने के लिए, और सब रीजनल पार्टी थी, सब बीजेपी के दोस्त थे। आज क्या है उनका हालत, हरियाणा की हालत क्या है जहां त्रिजी बैठे हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी को 20 साल पहले मैं महाराष्ट्र गया था लातूर का भूकंप कवर करने, और मैंने सब लोगों से बातचीत की 1996 की बात कर रहा हूं, 97 की बात। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था। आज वो 132 सीटों 131 सीटों की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो पिछलग्गू थी, वो शिवसेना का जूनियर पार्टनर था, आज उसने शिवसेना को निकल दिया। ये तो एग्जाम्पल हमारे सामने जो ये तो जो मैं बातें कर पार्टी रहा है, हूं, इसमें अजगर है, दूर ये तो जाने की बता जरूरत। दीजिए। जी जी, तो ये पार्टी है पार्टी या ये जो, अजगर है ये? जी जी, तो ये है कि ये धीरे धीरे करके रीजनल पार्टीज को निगल करके, जैसे जो अजगर होता है वो छोटे छोटे सांपों को निगल लेता है, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ चले गए वो। तो ऐसे ओके, ही भाजपा का जो एजेंडा है, वन नेशन वन पार्टी वन इलेक्शन, एक नेता, और वो एक एक जानबूझ के रखेगी। देखिए कुछ ऐसी पार्टी को रखेगी ना कि ताकि हिंदुओं को डराया जाए कि तुम समझ 80% गए। हो, तुम्हारा लखेड़ा राज साहब नहीं एक है। बड़ी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, लखेड़ा साहब एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्टी, वन लीडर, शायद ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं वो। मैं एक अत्री साहब एक चीज ये पूछना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि 2025 में चुनाव होना है बिहार में, बड़ा निर्णायक चुनाव है, और नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, नीतीश जी का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, क्योंकि वो उनका परिवार हमेशा से सियासत से दूर रहा, उनका बेटा सियासत से दूर रहा। क्या नीतीश कुमार का हश्र बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक जैसा होने जा रहा है? उससे भी बुरा, है उससे भी बुरा। उससे भी बुरा। वहां तो एक पांडियन थे
जिनको आईएएस अफसर थे, आपको ध्यान होगा साउथ के, उनको एक जी बस हाँ। दबाई और वो बिल्कुल लाइन पे आ गए और सब काम निपटा दिया। यहां पर तो नीतीश की पार्टी को ऑलरेडी हाईजेक किया जा चुका है बीजेपी के द्वारा, अपने एक्टिव लोगों को तमाम पदों पर बिठवा करके। यहां का जो हाल होगा, वहां पर अब खेल दूसरा कर दिया है बीजेपी ने। जैसे उड़ीसा में उन्होंने गेम किया कि अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गए, अगर इनकी चली और जो महाराष्ट्र मॉडल है, जो हरियाणा मॉडल है, जो अभी दिल्ली में मॉडल लागू किया जा रहा है, वही मॉडल बिहार में भी लागू किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का सिंगल हैंडेड एजेंडा ये है, जो उनकी बरसों से दबी कुचली इच्छा है, कि अपने दम पर सरकार बनाई जाए, या 2-4 सीटें जैसे महाराष्ट्र में, 2-4 सीटें कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद आप ढूंढते रह जाएंगे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। अत्री साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है, उसका बीजू जनता दल से भी ज्यादा बुरा हाल हो सकता है, नवीन पटनायक से ज्यादा कहीं बुरा हाल जो है वो नीतीश कुमार का होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। यानी जेडीयू 2025 के इलेक्शन के बाद सरवाइव कर जाए, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि कोई कमान संभालने वाला नहीं है। और जहां तक नीतीश जी की बात है, तो स्वास्थ्य उनका अभी भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, और इस तरह की लोग दबी जुबान में चर्चा करते हैं, ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल, मिस्टर नीतीश कुमार इज नॉट वेल, ऐसी बात हो रही है। लखेड़ा साहब ये बताइए कि एक जी जी। बात अत्री साहब ने कही, जरा मैं उसको चाह रहा था कि अगर आप 2 लाइन में मुझे समझा दें। इन्होंने कहा कि साहब अखिलेश यादव को नहीं छुएंगे, अखिलेश यादव को नहीं छुएंगे उत्तर प्रदेश में, तो सबको निपटा रहे हैं, तो ऐसा क्या है सर? देखिए, अखिलेश यादव को इसलिए नहीं छुएंगे कि अखिलेश यादव का एक तो जो उत्तर प्रदेश में जो MY समीकरण है और प्लस ओबीसी है, ओके, तो उनको मुस्लिम। पता है कि देखिए ऐसा है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है ये कुछ भी कर ले, मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो 90% 95% वोट बीजेपी को नहीं देते हैं। तो एक सिंबॉलिक है कि भाई वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और तभी वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के मुस्लिम नेताओं का बहुत जबरदस्त दबाव था कि आप जो है सपोर्ट समाजवादी तो पार्टी और आप क्या कांग्रेस कहना मिलकर चाह रहे हैं? चुनाव आप लड़ना ये चाहिए। कहना चाह रहे हैं अत्री साहब, और आप दोनों ये कहना चाह रहे हो कि नूरा कुश्ती है वहां पर, नूरा देखिए, कुश्ती नूरा करेंगे कुश्ती तो हाँ, नूरा अखिलेश के साथ? कुश्ती तो नहीं, नहीं नहीं, नूरा कुश्ती नहीं कह सकते। ये क्लियर कट पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की है कि उसको पता है कि देखिए एक बड़े जनाधार को आपको मुस्लिम वोट नहीं देते हैं। बिहार में भी आपकी पोजीशन वही है कि आप जो है मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जो ओबीसी है उसको वोट नहीं देते, आपको वोट नहीं देते। और वहां पर इन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग करने की जो कोशिश की है कि ताकि सोशल इंजीनियरिंग करके अपने को ओबीसी नेता उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को बिठा दिया, ताकि वो ओबीसी में थोड़ा सा एक चेहरा सामने रख दिया। तो मुझे जी, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल, क्योंकि देखिए समझ ये गया। अखिलेश आप के ये लिए कह रहे हैं, आप ये अखिलेश शायद कहना चाह रहे हैं, अखिलेश आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं अखिलेश नहीं, जो मैं है ये एक वोट वो पोलराइज भाजपा जो है के, उनसे होता है, जो हिंदू हाँ, वोट है। अखिलेश को एक सिंबॉलिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, अखिलेश को सिंबॉलिक रूप में इस्तेमाल करेंगे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, ताकि ओके। ताकि उनको ये खतरा बताया जाए कि साहब इन लोगों इस पार्टी से हमें खतरा है, ये अरे तो जातिवादी पार्टी या बहन मुस्लिम जी के समर्थक बारे में भी पार्टी तो है। बता दीजिए। बहन जी देखो को तो आपने बहुत बरसों कवर किया है, मायावती बहन जी कैसे छूट गई देखिए लकड़ा साहब? देखिए, बहन जी छूट कहां गई? बहन जी का तो चौतरफा शिकंजा गले गले तक पकड़ा हुआ है। बहन जी की हिम्मत है, वो तो जब प्रेशर पड़ा बहन जी पर कि भाई अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने क्या क्या बोल दिया, तुम साले चुपचाप बैठी हो, क्या कर रही हो, तो नीचे से कैडर ने हंगामा मचाया, शोर मचाया, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप किया, तो एक दिन का थोड़ा हंगामा मुंह दिखाई हो गई, अंबेडकर जी के नाम पे मुंह दिखाई। अदरवाइज पिछले 10 साल में आप बता दीजिए ना कौन से चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से फाइट किया। चलिए, मायावती तो पूरी तरह सरेंडर कर गई, और न केवल सरेंडर कर गई, ऐसे मौके पर वो ऐसा देती है कि जैसे कांग्रेस को भी उल जुलूल बकती है, जिसको कोई ठीक फायदा है, नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई बड़ी पावर थोड़ी है, लेकिन वो कहती है कि समझ मैं गए। कांग्रेस के भी खिलाफ हूं, भाजपा के खिलाफ हूं, तो ये दिखाने के लिए अप्रासंगिक, कोशिश। जी जी। अप्रासंगिक हो रही बहन मायावती, ऐसा कहना है कि बिल्कुल गले तक उन पर केसेस हैं, और कभी भी डरा कर सीबीआई ईडी का डर दिखा के, चाहे वो उनका भी एक भतीजा है जैसे अभिषेक है ममता बनर्जी के, उस भतीजे को और बुआ को वहां भी डराया जा रहा है, जिस तरह से बंगाल में बुआ भतीजे को डराया जा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि अप्रासंगिक है बहुजन समाज पार्टी, इसकी बात में वो आगे करना नहीं चाह रहे। लखेड़ा साहब, एक फाइनल राउंड में लूंगा, समय कम है, और मैं चाहूंगा 2-2 मिनट में मैं आपसे दोनों से जवाब चाहता हूं। अती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर रीजनल पार्टीज खत्म हो रही, क्योंकि आपने तो ऐसा परिदृश्य
रखा है कि मुझे लगा कि जेपी नड्डा वाकई जो है उनकी जीहा पे सरस्वती थी, वो सच बोल रहे थे कि वाकई हम खत्म कर देंगे, वाकई खत्म हो जाएगा। तो अगर रीजनल पार्टीज पर खतरा है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक-एक करके पार्टियां खत्म हो रही हैं, आपने जगन मोहन का नाम लिया, आपने बीजू जनता दल का नाम लिया, आपने शिवसेना और एनसीपी शरद पवार का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि अब अगला नंबर जेडीयू का है, टीएमसी पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर ये स्पेस खाली हो रही है रीजनल पार्टीज की और जहां जहां कांग्रेस के फुटप्रिंट्स है वहां पर अगर ये स्पेस जा रही है तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अगर कांग्रेस ये स्पेस नहीं भरती 2029 से पहले तो क्या आपको लगता है फिर वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी ही रहेगा, फिर एक ही पार्टी बचेगी अगर कांग्रेस चैलेंज नहीं करती, इस स्पेस को हासिल नहीं करती? कितना बड़ा चैलेंज है राहुल गांधी के लिए। दीपक जी, मोदी जी हो या नड्डा साहब हो, उन्होंने कोई भी बात बिना कारण के नहीं कही है पॉलिटिकल। मोदी जी क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत एक्चुअल में नहीं है उनका गेम। उनका है गेम विपक्ष मुक्त भारत, एक पार्टी एक नेता, गेम उनका वो है। और उन्होंने इसकी शुरुआत पहले कांग्रेस से कोशिश की, कांग्रेस को वो समाप्त नहीं कर पाए और उनकी सीट इस बार चुनाव में डबल हो गई। तो बेसिकली उनका गेम क्या है कि सारे विपक्ष के विरोध को समाप्त करके एक सुप्रीम लीडर और एक ही पार्टी, सिंपल। और अगर इस बार 400 सीट आ जाती तो दो पार्टी सिस्टम तो उन्होंने लागू भी कर देना था। वो तो शुक्र है इस देश की जनता को सद्बुद्धि आ गई, नहीं तो टू पार्टी सिस्टम लागू करते। निश्चित मानिए आप, संविधान का जो कुछ इन्होंने करना था उसका तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो ना तो नड्डा ने कुछ गलत कहा है, ना मोदी जी ने कुछ गलत कहा था। वो हमेशा से इसी गेम पे काम कर रहे। वो कहते कांग्रेस है, निपटाते विपक्ष को है पूरे के पूरे। और जो आपने एक चीज मेरी गलत समझ ली कि अखिलेश को छोड़ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे। नंबर सबका आएगा, अखिलेश का भी आएगा, जेडी इसका आरजेडी का भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो बड़ा दुश्मन है उसको निपटाया जा रहा है जहां जहां पर जो प्रायोरिटी के हिसाब से। जब एक बार आप देखिए यूपी के अंदर 2 बार सरकार लगातार आ गई योगी जी की, अगर तीसरी बार और आ गई तो इनका क्या बचेगा अखिलेश का? 15 साल में तो कार्डर निपट जाता है। सेम इज द केस इन बिहार। तो आज की तारीख में जेडीयू का स्पेस जो है उसको लेना ज्यादा आसान है बनिस्बत के लालू यादव और उनका। तो इसलिए इमीडिएट टारगेट ये है। तो ये दोनों तरीके से मारते हैं। मेरी बात स्पष्ट कर दूं मैं, गोदी में बैठोगे तो भी मारेंगे, विरोध करोगे तो भी मारेंगे, तो भी मारेंगे। केवल एक ही तरीका है, आमने सामने आके लड़ लीजिए तो बच जाएंगे। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के स्लीपर सेल से मुक्ति पा सकते हैं? नंबर एक, जो उनकी पार्टी में बैठे हैं बीजेपी के लोग, जो उन्हीं का एजेंडा सुबह शाम तक चलाते हैं बीजेपी का, और अपने संगठन को एक्टिवेट करके जो ये स्पेस खाली हो रही है, क्या इसको ग्रैब करने की स्थिति है उनकी? क्या इसके लिए उनके पास रोड मैप है? क्या उनके पास इश्यूज हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं? सब कुछ है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी पार्टी में बैठी स्लीपर सेल है, जो मोदी जी और की जो सीबीआई और ईडी की जो उनके दबाव है। ऐसे तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में जो खाए अगाए लोग बैठे हैं, तमाम किसी स्टेट में चले जाइए, नंबर एक वो है। नंबर दो भीतरघात है। अगर राहुल गांधी केवल इन 3 चीजों से मुक्ति पाले तो उनको ही विल बी बैक विद अ बैंग। ओके, बैक विद द बैंक। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अत्री साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अपने स्लीपर सेल यानी जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जो मुखबिर हैं भाजपा के कांग्रेस के अंदर, जो भीतर घात करते हैं, अंदर की खबर बताते हैं, ऐसे लोगों से अगर राहुल गांधी पहले निपटे, घर मजबूत करें, तभी वो चढ़ाई कर सकते हैं उन राज्यों में जहां पर रीजनल पार्टी या तो समाप्त कर दी गई, जैसे उड़ीसा आपने बताया, या महाराष्ट्र में स्पेस खाली हो रही है, या कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में स्पेस खाली हो रही है, क्योंकि अब सामने जो है सिर्फ नायडू बाबू हैं, बीजेपी वहां पर है नहीं, और जगन मोहन रेड्डी पे इतनी जाते हैं कि वाईएसआर का फ्यूचर नहीं। लखड़ा साहब, लास्ट मिनट है, क्या आपको राहुल गांधी से उम्मीद है कि समय बहुत कम है राहुल गांधी के पास और समय जवाब देने का भी बहुत कम है, क्या राहुल गांधी से आप उम्मीद कर सकते हैं ही इज अ चैलेंजर इन दिस सिचुएशन? देखिए अब वर्तमान जो पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है देश के सामने और जो समाज के सामने, वो ये है कि पिछले 10 साल में राहुल गांधी अकेले दम पर सिंगल हैंडेडली मोदी से हेड ऑन कोलिजन, डायरेक्ट सर से सर लड़ा के बात कर रहा है। और संसद हो, संसद के बाहर हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, या दूसरी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के महाराष्ट्र की भारत यात्रा हो, उन सारे यात्राओं में राहुल गांधी ने ये दिखा दिया कि वो कुछ भी उनको, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट राहुल गांधी पे है।
उनको उनकी छवि खराब करना। आज के तारीख में भी राहुल गांधी के खिलाफ कि वो इनकम्पिटेंट है, अरे वो इनकम्पिटेंट नहीं, 50-52 से अपनी पार्टी को 100 ले आए और तुम 303 400 का दावा करके 240 ले आए, तब भी कह रहे कि आप बड़े नेता है देश के। तो मेरा ये और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां आज भारतीय जनता पार्टी को अपने इनिमी, अपने दुश्मन के तौर पर देख रही हैं, जो उसके साथ भी हैं। आप महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो उसके साथ आज महाराष्ट्र की जो छोटी पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आज आप पूछो ना उनको कि भाई ये कहां है, तो वो कह रहे हैं आज हरियाणा में देवीलाल जी के, चौधरी देवीलाल के दामाद साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन की इतनी बड़ी गलती कर दी कि भाजपा से उप मुख्यमंत्री रह गया। तो सवाल यह है कि जो आज जो देश की डेमोग्राफी है, देश का जो समीकरण है, वो समीकरण ये है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भारतीय, जो पहले समान दूरी बना के रखती थी भाजपा से भी और कांग्रेस से भी समान दूरी, आज वो भारतीय जनता पार्टी से 200 कोसों दूर भागना चाहती है, छटपटा रही है, उनके सामने ऑप्शन नहीं है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो उनको आशा की किरण दिखा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर एक बात है कि वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, लोकसभा चुनाव के पहले, अभी हरियाणा में राहुल गांधी अकेले लीडर थे कांग्रेस के, जिसने बोला कि आप आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं समझौता हरियाणा में कर रहे। तो वो अकेला पार्टी है जो अकोमोडेटेड है, जो सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। जी, आपने एक बड़ा तर्क दिया, बड़ा आपने एक जवाब जो है उस पर रोशनी डाली है अपने सवाल पर। आपने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को 52 से ऑलमोस्ट 100 लेके डबल किया है और मोदी जी नीचे आए हैं, मोदी जी काफी नीचे आए, ख्वाब 400 के थे, आ गए 240 पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेजेक्ट्रीज देखें तो राहुल की ट्रेजेक्ट्री ऊपर जा रही है, मोदी की ट्रेजेक्ट्री नीचे जा रही है, इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो राहुल कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इतना गेन कर पाएंगे कि रीजनल पार्टीज की जो स्पेस है, जो जमीन है, क्या वो उसको हासिल कर सकते हैं, क्या वहां तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि अगर राहुल गांधी ने 2029 से पहले तक वो जमीन हासिल नहीं की, तो जैसा अत्री साहब ने कहा कि 2029 में 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर होगा। तो इसको किस तरह से इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, बहुत कुछ राहुल गांधी पर भी डिपेंड करता है। और हम चाहेंगे कि रीजनल पार्टीज भी अपनी जमीन पकड़े रहे, टीएमसी जहां भी है वहीं खड़ी रहे। और ये सबक टीएमसी को या जेडीयू को या आरजेडी को कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना से लेना चाहिए, बीजेडी से लेना चाहिए। अत्री साहब आप आए, तकीरा साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, नमस्कार।